नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्यावरण की अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण को प्राचीन काल से भूगोल का भिन्न अंग माना जाता रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यह विषय पृथक शाखा के रूप में उभर कर सामने आया है। यानी पर्यावरण प्राचीन काल से ही अध्ययन का विषय रहा है, किंतु प्रारंभिक समय में इसे अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ा जाता था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे जैसे हमारे समक्ष पर्यावरणीय समस्याएं सामने आती गई, वैसे वैसे पर्यावरण भूगोल का विकास एक अलग शाखा के रूप में होता गया। भूगोल में पर्यावरणीय पक्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्ययन जर्मन विचारधारा के भूगोलवेत्ताओं ने 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में किया था। यानी पर्यावरणीय पक्षों का अध्ययन भूगोल में कोई नया नहीं है। 18वीं व 19वीं शताब्दी व उससे पूर्व भी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन भूगोल में किया जाता रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यह एक अलग शाखा के रूप में हमारे सामने आया। प्रसिद्ध विद्वान हम्बोल्ट के अनुसार पर्यावरण का विस्तृत अध्ययन किया गया। हम्बोल्ट ने 1799 में दक्षिणी अमेरिका का भ्रमण करके भूमध्य रेखीय देशों की पर्यावरणीय दशाओं का विस्तृत विवरण वनस्पति भूगोल प्लांट ज्योग्राफी में दिया है। सबसे पहले हम्बोल्ट के द्वारा 1799 ईस्वी में दक्षिण अमेरिका का भ्रमण किया गया और वहाँ की वनस्पति, ऊंचाई, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, फसलों आदि के बारे में अध्ययन करके बताया गया। यानी कि वहाँ उसने जब दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखीय प्रदेशों का भ्रमण किया तो वहाँ की पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। तो ये कुछ प्रारंभिक प्रयास थे जिनमें हम्बोल्ट का ये प्रयास रहा। उसके बाद वो यूरोप चले गए और यूरोप से लौटकर हम्बोल्ट ने अनेक लेख भी प्रकाशित किए तथा इन्होंने सर्वप्रथम जैव भूगोल को पादप भूगोल तथा जंतु भूगोल में विभाजित किया। तो हम्बोल्ट का ये प्रमुख योगदान था कि इन्होंने जैव भूगोल को पादप भूगोल तथा जंतु भूगोल में अलग अलग कर दिया। प्रारंभ में इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता था, तो इन्होंने जैव भूगोल को पादप भूगोल तथा जंतु भूगोल अलग अलग भूगोल की शाखाओं में विभक्त कर दिया। तो पर्यावरण भूगोल के विकास में 17वीं 18वीं शताब्दी में हम्बोल्ट का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने अपनी दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप की यात्राओं में विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय पक्षों का अध्ययन किया और वर्णन किया। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी की प्रमुख पुस्तक जीवों का भौगोलिक वितरण, जो A.R. वेलेस के द्वारा लिखी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जीवों का भौगोलिक अध्ययन पुस्तक के लेखक थे A.R. वेलेस। इनके द्वारा पर्यावरण भूगोल में भौतिक घटकों के साथ साथ जैविक घटकों के उद्भव एवं विकास तथा वितरण का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हुआ। यानी ये कहा जा सकता है कि भूगोल में पर्यावरणीय घटकों का और जैविक घटकों का जो व्यवस्थित अध्ययन था वो इसी पुस्तक, जिसका नाम था द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, 1876 ईस्वी में लिखी गई थी A.R. वेलेस के द्वारा, जीवों का भौगोलिक वितरण। इसी के लेखन के बाद भूगोल में भौतिक घटकों को तो अध्ययन होता ही था, उसके साथ साथ जैविक घटकों के उद्भव और विकास तथा वितरण का व्यवस्थित अध्ययन भी प्रारंभ हुआ। कार्ल लिटर, जो कि एक प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भी पर्यावरण भूगोल के एक अभिन्न अंग के रूप में पृथ्वी तल को प्राकृतिक प्रदेशों में व्यक्त करके अपने द्वारा लिखित पुस्तक लांडेर कुंडे में वर्णित किया। कार्ल लिटर का भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने पृथ्वी तल के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों का जो वर्णन है वो अपनी पुस्तक लांडेर कुंडे में किया है। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण भूगोल का जो विकास प्रारंभ हुआ वह विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसका विकास प्रारंभ हुआ है और हम्बोल्ट ने, इसके बाद वालेस तथा रिटर आदि विद्वानों ने इसके विकास में योगदान दिया है। इसके बाद स्थान आता है फ्रेडरिक रेटजेल का। फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं, मानव भूगोल के जन्मदाता हैं फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी, इनकी पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी, याद रखने योग्य है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा गया है कि फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो अभी तक हमने 3 पुस्तकों के बारे में पढ़ा। एक तो वेलेस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था जीवों का भौगोलिक वितरण, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। इसके बाद रिटर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम था लांडेर कुंडे, और फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो थी एंथ्रोपोजोग्राफी। इन तीनों पुस्तकों में पर्यावरण भूगोल और उससे संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया गया था।
फ्रेडरिक रेचेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में पर्यावरण के विभिन्न संघटकों जैसे धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि तत्वों का वर्णन मानवीय संबंधों के साथ करके पर्यावरण भूगोल के विकास को एक नई दिशा दी। यहाँ पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी पर्यावरण के तत्वों का तो अध्ययन चल ही रहा था, लेकिन पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन के साथ साथ रेडजेल के द्वारा मानवीय संबंधों का अध्ययन भी पर्यावरण के साथ किया गया। यानी उन्होंने मानवीय पक्ष को भी पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। तो उन्होंने पर्यावरण के विभिन्न घटकों, धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि का वर्णन मानवीय संबंधों के साथ किया। ये रेडजेल का प्रमुख योगदान था, जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में लिखा। इसके बाद रेडजेल की शिष्या एलन चर्चिल सैम्पल ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसकी शुरुआत थी वो इस तरह से करती है कि मानव पृथ्वी की उपज है, मैन इज़ द चाइल्ड ऑफ द अर्थ, और जिस प्रकार से प्रकृति मनुष्य को ढालना चाहती है उसी प्रकार से मनुष्य ढल जाता है। तो काफ़ी अधिक निश्चयवाद की एक जानी मानी पुस्तक ही मानी जाती है, और एलन चर्चिल सैम्पल भी निश्चयवाद की प्रमुख भूगोलवेत्ता थी। उन्होंने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट में पर्यावरणीय विकास का वर्णन करते हुए मानव को धरातल की उपज माना जाता है, यानी मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ, यही कहती हैं कि मनुष्य पर्यावरण की उपज है। सैम्पल महोदय ने विभिन्न पर्यावरणीय संगठकों के साथ मानव के अनुकूलन तथा समायोजन का भी वर्णन किया है। तो ऊपर हमने देखा कि रेडजेल ने पर्यावरणीय संगठकों को मानवीय संबंधों के साथ जोड़ करके देखा। सैम्पल ने उन्हें मानवीय घटकों के साथ जोड़ने के साथ साथ ही मानव के अनुकूलन तथा समायोजन को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उन्होंने लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मृदा, खनिज पदार्थ, वनस्पति, पशु आदि का प्रभाव मानव के शरीर पर तथा उसके जीविकोपार्जन के ढंग पर पड़ता है। ये दोस्तों पर्यावरणवाद या नियतिवाद की ही विचारधारा है कि भूमि की बनावट का, जलवायु का, मृदा का, खनिज पदार्थों का, वनस्पति का तथा पशु और आदि का प्रभाव मानवीय शरीर तथा उसके जीविकोपार्जन के ढंगों पर पड़ता है। तो सीधा सीधा पर्यावरण के प्रभावों को मानव पर प्रदर्शित किया गया। इसके पश्चात ईसा बोमेन नामक विद्वान का स्थान आता है। ईसा बोमेन ने अपनी पुस्तक फॉरेस्ट फिजियोग्राफी लिखी, और अपनी इसी पुस्तक में उन्होंने पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बारे में और पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के वितरण के बारे में प्रकाश डाला है। 20वीं शताब्दी में पर्यावरण भूगोल के विषय को और अधिक विकसित करते हुए ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन ने सर्वप्रथम विश्व को प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने का सफल प्रयास किया। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व को सबसे पहले प्राकृतिक प्रदेशों में किसने बांटा था? तो हर्बर्टसन नामक विद्वान थे, जिन्होंने सबसे पहले विश्व को प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा। तो ये भी पर्यावरण भूगोल के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था, अंग था। इन्होंने संपूर्ण विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने के लिए वनस्पति को प्रमुख आधार माना। तो इनका जो आधार था वो क्या था? वनस्पति। वनस्पति के वितरण के आधार पर हर्बर्टसन के द्वारा 1905 में संपूर्ण विश्व को प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। इसी प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने भी पर्यावरण एवं मानव को आपस में अंतर्संबंधित मानते हुए भूगोल में पर्यावरण के अध्ययन को नई दिशा दी। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की विचारधारा भी दी थी, जिसमें यह था कि पर्यावरण और मनुष्य दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों का सामंजस्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार रिटर के बाद रेडजेल के बाद सैम्पल के बाद ईसा बोमेन के बाद हर्बर्टसन के बाद ग्रिफिथ टेलर आदि विद्वानों के द्वारा पर्यावरण भूगोल के विकास पर प्रकाश डाला गया, पर्यावरण भूगोल के विभिन्न तत्वों पर अपना योगदान दिया गया।